हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा तिथि जो नज़दीक आ गई है, इसका करंट अफेयर सीरीज का आज हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं दूसरे वीडियो के पहले प्रश्न से। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है, प्राप्त हुआ है? और यह उत्पाद है लीची। बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है, वहां की शाही लीची जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, उसे यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के मिलने से क्या लाभ होगा? दरअसल इस सर्टिफिकेट को मिलने से लाभ यह होगा कि विदेशों में जब यह निर्यात होगी तो इस सर्टिफिकेट से यह पता चलेगा कि इस लीची में कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई ऐसा कीट नहीं है जिससे कि कोई नुकसानदायक समस्या हो सके। और ये अभी तक इस लीची को क्या निर्यात नहीं किया जा रहा था, निर्यात किया जा रहा था, लेकिन यह जो सर्टिफिकेट था यह बिहार राज्य में नहीं मिल पा रहा था। तो जो बिहार की लीची थी वह अन्य राज्यों पर इस सर्टिफिकेट के लिए निर्भर थी। इस वजह से विदेश में लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा था कि यह जो लीची है वह किस राज्य से आ रही है, और उससे बिहार का नाम नहीं पहुंच पा रहा था। तो इससे बिहार को फायदा भी होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई? अभी पिछले साल 1 जून को शुरू होने वाली थी, लेकिन कुछ विशेष कारणों से इसकी डेट बढ़ा दी गई और 18 जून को यह योजना शुरू हुई। और इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू करने का जो लक्ष्य था वह यह था कि इस योजना के माध्यम से बिहार के युवाओं को स्वरोजगार या तो उन्हें स्वरोजगार प्राप्त हो सके या तो उन्हें उद्यमी बनाया जा सके, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की तरफ से। अगला प्रश्न है, मई 2021 को बिहार सरकार द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? और इसका सही उत्तर है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप। इस ऐप के माध्यम से जो चिकित्सा विभाग है वह यह ध्यान रख रहा था कि जो लोग अपने घर पे अपना इलाज कर रहे हैं, जिनकी दवाइयां घर से हो रही हैं, वह अपना इलाज ढंग से कर पा रहे हैं, उन्हें कोई समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कौन सी ऐप है? होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव का दर्जा दिया गया है? बिहार के पटना में कुकरी बीघा नामक एक गांव है। यहां पे जो पोषण युक्त पदार्थ हैं, मतलब पोषण युक्त जो उत्पाद हैं, उन्हीं की खेती होगी। और उनकी खेती जो होगी वह भी किस प्रकार से होगी? वह होगी जैविक खेती। और इस प्रकार का यह भारत का पहला गांव है कुकरी बीघा। अगला प्रश्न है, मई 2021 में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण को तीव्र गति से पूरा करने के लिए किस चलन टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की गई है? अब आप देखिए, मई 2021 में हो रही है, वही समय है। और चलंत टीकाकरण केंद्र, और इसका नाम है टीका एक्सप्रेस। यह कोई रेलगाड़ी नहीं है, यह गाड़ियां ही थी, कार थी। और इन कार के माध्यम से, 4 व्हीलर्स के माध्यम से राज्य में जहां कहीं भी टीकाकरण कराया जा सकता है या टीकाकरण कराया जाना चाहिए, उसके लिए यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस ऐप के जरिए बिहार के अति कुपोषित बच्चों की पहचान करने का निर्णय लिया है? और इसका सही उत्तर है पोषण ट्रैकर ऐप। बिहार में पोषण ट्रैकर ऐप जो है वह बिहार के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको यह चलाने के लिए दिया गया है। और इस ऐप के माध्यम से मोबाइल में वह इस ऐप को चलाते हैं और अपने अपने आंगनवाड़ी क्षेत्र में वहां पे जो भी कुपोषित बच्चे हैं, अति कुपोषित बच्चे हैं, उनकी जानकारी इस ऐप के माध्यम से सरकार देख पाती है और उनके लिए उपाय करने के लिए प्रयास कर रही है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया गया है? और यह है रोहतास का। रोहतास का इको एग्रीकल्चर अवार्ड, मतलब रोहतास में वहां का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसको इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, बिहार में मास्क मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने वेंटिलेटर इश्क नामक एक उपन्यास की रचना की है, उपन्यास का नाम बड़ा ध्यान रखिएगा, वेंटिलेटर इश्क, और जो व्यक्ति हैं उनका नाम है
तत्सम्यक मनु, और यह बिहार के कहां से संबंधित है? कटिहार से संबंधित है। और इन्हें मास्क मैन कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा। मास्क मैन इन्हें क्यों कहा जाता है? जब कोरोना काल चल रहा था पिछले साल, इन्होंने पूरे बिहार में लगभग 6 से 7 लाख मास्क का वितरण करवाया था। और 6 से 7 लाख मास्क का वितरण करवाने की वजह से जो मीडिया के लोग हैं, अखबार वाले हैं, उन्होंने इनका नाम प्रचलित कर दिया था मास्क मैन के नाम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई बिहार पथ संधारण ऐप संबंधित है। यह बिहार पथ संधारण ऐप संबंधित है सड़कों की खराब स्थिति की शिकायत हेतु। मतलब राज्य के कोई भी व्यक्ति, बिहार राज्य से संबंधित कोई भी व्यक्ति राज्य की सड़कों के बारे में कोई भी शिकायत करना चाहता है तो वह किस ऐप पर कर सकता है? बिहार पथ संधारण ऐप। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने पेड़ों का मानव जीवन के लिए महत्व बताने एवं जागरूकता करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? और इसका सही उत्तर है नेचर क्योर्स यू। इसका मतलब है कि नेचर आपको ठीक करता है। अब प्रकृति आपको ठीक करती है, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार यह चाहती थी कि लोग अपने घरों में, अभी हाल ही में आपने देखा होगा ऑक्सीजन को लेकर कैसी किल्लत मची हुई थी और ऑक्सीजन का महत्व हर किसी को समझ में आ रहा था। तो सरकार ने इस महत्व को समझते हुए क्या कहा बिहार सरकार ने कि लोग किस अभियान के माध्यम से, नेचर क्योर्स यू अभियान के माध्यम से अपने अपने घरों पे ऐसे पौधे लगाएं जिनसे ऑक्सीजन उन्हें ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सके प्राकृतिक वातावरण में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका सही उत्तर है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में बिहार का यह केसरिया बौद्ध स्तूप है और यह केसरिया बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। इसकी ऊंचाई 104 फुट है। और आपको जान के यकीन नहीं होगा कि यह अभी बहुत पहले नहीं खोजा गया है। वर्ष 1998 में इसकी खोज हुई, पता चला कि यह एक स्तूप है और इसका निर्माण जो है मौर्य काल में हुआ था और संभवतः इसका निर्माण जिसने किया था माना जाता है कि राजा अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार से संबंधित महाअभियान की शुरुआत कब हुई? जो कोविड वैक्सीन वगैरह थे उनके लिए कौन सा अभियान था? कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। और यह महाअभियान कब शुरू हुआ बिहार में? 21 जून 2021 को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने एक नई प्रजाति, कौन सी, सबौर हीरा को मंजूरी दी है। यह किस फसल की प्रजाति है? यह धान की प्रजाति है और इसका नाम क्या है? सबौर हीरा। सबौर हीरा प्रजाति की खासियत यह है कि इसका उत्पादन करने से, जो कि ऐसा वातावरण हो कि अगर भारी बारिश हो जाए, पानी ज़्यादा हो जाए, बाढ़ की स्थिति हो जाए या तो भारी गर्मी हो जाए, तो विपरीत परिस्थितियों में यह बहुत जल्दी खराब नहीं होता है और इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, बिहार से संबंधित प्रकाशित पुस्तक 1223 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, पुस्तक का नाम क्या है? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? और इसका सही उत्तर है विनोद कापड़ी। विनोद कापड़ी स्वयं एक फिल्म निर्माता हैं और इन्होंने यह जो पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे बिहार के कुछ लोग जो कि प्रवासी मजदूर थे, उन्होंने 1232 किलोमीटर की यात्रा करते हुए लॉकडाउन के समय पे अपने गृह राज्य बिहार में आए थे और उस वक्त रास्ते में उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे कुछ लोगों ने उनका सहयोग भी किया था इस यात्रा में, इसका पूरा वर्णन है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा आम की नई किस्म सबौर मैंगो 2 तैयार की गई है? और इसका सही उत्तर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए राज्य भर में किस योजना को चलाने का निर्णय लिया है? और इसका सही उत्तर है बाल मित्र कार्ड योजना। अगला प्रश्न है, ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी, उनके पुनर्वास के लिए बिहार सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? मतलब कोरोना काल में मृत्यु तो हुई लेकिन मृत्यु की वजह भी क्या थी? कोरोना से हुई। तो ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी विधवा महिलाओं के लिए कौन सी योजना? लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया। यह योजना पहले से भी चल रही थी। दरअसल
इस परिस्थिति में इस योजना को ऐसी महिलाओं के लिए इसमें जोड़ दिया गया था इनका नाम। अगला प्रश्न है, मशरूम निदेशालय सोलन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर मशरूम उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है? मतलब बिहार का अभी राष्ट्रीय स्तर पर मशरूम उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा स्थान है। और पहले नंबर की अगर बात करें तो पहले नंबर में उड़ीसा है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो कुछ भी पूछ सकता है, अगर पहला पूछे तो उड़ीसा और बिहार का पूछे तो तीसरा। अगला, वर्ष 2021 में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जन जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? और इसका सही उत्तर है रोड सेफ्टी एम्बेसडर कार्यक्रम। अब यह रोड सेफ्टी एम्बेसडर कार्यक्रम क्या है? दरअसल इस रोड सेफ्टी एम्बेसडर कार्यक्रम के तहत होगा यह, और यह हो भी रहा है, कि बिहार में जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेजों में रोड सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे। और यह रोड सेफ्टी एम्बेसडर का काम यह रहेगा कि वहां के युवाओं को जो सड़क सुरक्षा के लिए उनको किस तरह से जागरूक रहना है, कैसे गाड़ियां चलानी है और जबरदस्ती की गाड़ी को रूल तोड़कर नहीं चलाना है, इन बातों पर ध्यान केंद्रित कराया जाएगा। कुल मिलाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के आकार में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? और इसका सही उत्तर है दरभंगा। दरअसल दरभंगा जिले में लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस, मतलब एक महल वहां पे बना हुआ है, लक्ष्मेश्वर विलास महल, और इस महल का निर्माण हुआ था 1880 के आसपास। और जिन्होंने यह बनवाया था, जिनके लिए महल बना था, उनका नाम था राजा लक्ष्मेश्वर। अब ये राजा लक्ष्मेश्वर जो थे, इन्होंने 1880 में तो इसका निर्माण कराया ही था, और यह इतना सुंदर है कि इसकी जो चर्चा है देश विदेश में भी है। लेकिन एक खास बात यह भी है कि जब भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद जी हों, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हों, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे और बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जब भी वह इस जगह पे आया करते थे, कहाँ आया करते थे? दरभंगा में आया करते थे, तो वह यहाँ पर रुकते थे और यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी, कांग्रेस की मीटिंग हुआ करती थी। तो उसी की याद में कहाँ पे? दरभंगा के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर उसी प्रकार का लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अभी ब्रिक्स का जो अध्यक्ष बना है वो कौन है 2021 में? भारत है। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भारत के अपूर्व चंद्रा ने की है, जो कि इस दौरान भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव भी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बना दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप का नाम है। एक ऐसी शिप है जो कि पानी में रहकर कहीं भी ऐसे टकराव की स्थिति, जैसे टाइटैनिक टकरा गया था, इस प्रकार के टकराव की स्थिति से अपने आप को स्वतः ही बचा लेती है। इसके अलावा वह अगर कोई समस्या आ गई है तो उस समस्या को, मतलब कि कोई ऐसी टेक्निकल समस्या है उस जहाज में जिसको ठीक करने के लिए लोगों की जरूरत है, वह काम यह खुद कर लेती है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त शिप है। और इसका नाम क्या है? मेफ्लावर 400, MAYFLOWER 400। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में सेवा मुक्त हुआ भारत का पहला विध्वंसक पोत, याद रखिएगा भारत का पहला विध्वंसक पोत है ये, और इसका नाम क्या है? INS राजपूत। INS राजपूत को भारत ने लिया था USSR से, और यह भारतीय नौसेना में यह कब शामिल हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1980 में। इसने अपनी सेवाएं भारतीय नौसेना को कितने साल तक दी? 41 साल तक दी। अगला प्रश्न है, रोम में संपन्न हुआ इटालियन ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो पुरुष की बात करें तो राफेल नडाल ने जीता, नोवाक जोकोविच को हराया था। राफेल नडाल जो हैं स्पेन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने किसको हराया था? सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। अब महिला में बात करें तो महिला विजेता हैं ईगा स्वियाटेक, और ये पोलैंड की हैं। अब यहाँ पे राफेल नडाल के बारे में आपको एक बात बताऊं, राफेल नडाल जो हैं दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वालों में से एक हैं।
इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब बात होगी कि ग्रैंड स्लैम किन्हें कहा जाता है, तो दुनिया में 4 ग्रैंड स्लैम है। पहला है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस। इन चारों को मिलाकर के राफेल नडाल ने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 21, और ये सर्वाधिक है अभी तक में। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य है। कौन सा गठबंधन है ये? वैश्विक कोवैक्स गठबंधन, और इसमें शामिल होने वाला पहला राज्य है भारत का पंजाब राज्य। जब वैक्सीन की बहुत जरूरत पड़ रही थी और उस मामले में यह था कि किस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाए, तो एक गठबंधन विश्व में बना था जिसका नाम था वैश्विक कोवैक्स गठबंधन, और पंजाब पहला राज्य था जो इसमें शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, पिछले वर्ष चर्चा में रहा A76 है। A76 आपने सुना होगा यह नाम, यह चर्चा में था। यह दरअसल एक विशाल हिमखंड है। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? और इसका सही उत्तर है राफेल नडाल को मिला, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? और इसका सही उत्तर है शिवशंकर मेनन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? और इसका सही उत्तर है इटली ने। यह जो G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो कोरोना काल में जो समस्याएं पूरे विश्व में उभर रही हैं, उन चुनौतियों को से निपटने के लिए था, और यह कहां हुआ था? इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? और इसका सही उत्तर है चीन के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। जो यूरेनियम है वह प्राकृतिक रूप से मिलता है, तो वह क्या होता है? 238, लेकिन यह कौन सा है? यूरेनियम 214। अब इन दोनों में एक जो बेसिक अंतर है वह यह है कि इनमें प्रोटॉन की संख्या तो सेम है, दोनों में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 92 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में अलग अलग है। अगर मैं पहले की बात करूं तो इसमें प्राकृतिक रूप से जो मिलता है उसकी संख्या है 146, और यह जो बनाया गया है इसकी संख्या है 112। यूरेनियम 214 की न्यूट्रॉन की संख्या है 112। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम जैसे स्कूलों के लिए किस अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया है? और इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने कोविड रोधी दवा 2DG दवा बनाई है? इसका सही उत्तर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अगला प्रश्न है, किस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है? अभी सेकंड वेव के टाइम पे जिन लोगों को कोरोना हो रहा था और जिनकी इम्यूनिटी कम हो रही थी, उन लोगों में ब्लैक फंगस की समस्या आ रही थी। और यह ब्लैक फंगस क्या था कि यह आंख के माध्यम से या नाक के माध्यम से या लोगों के दिमाग तक पहुंच करके फंगस वहां पे इकट्ठा हो रहा था, और इसे कहा जाता है म्यूकर माइकोसिस। तो यह मुख्यतः किन लोगों पे था? मतलब यह माना जाता है कि यह आमतौर पर पर्यावरण में मौजूद है, हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो यह लोगों के बॉडी पर अटैक करता है। और कहां पे करता है? नाक से या आंख से। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जो कि एक भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में अरब सागर में आने वाले चक्रवात ताउते का नाम किस देश ने रखा है? इसका नाम रखा है म्यांमार ने। और इस ताउते शब्द का जो मतलब होता है बर्मीज भाषा में, वह होता है बहुत तेज शोर मचाने वाली एक छिपकली, और इस छिपकली के नाम से क्या नाम पड़ा? ताउते। अब इसके बारे में एक चीज मैं आपको बताऊं, यह नामकरण होता कैसे है। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसने क्या दिशा निर्देश दिए हैं कि हर क्षेत्र के देश चक्रवातों को अपना नाम देते हैं, लेकिन यह नाम किस प्रकार से होता है? अगर मैं बात करूं उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र की, तो उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में दो क्षेत्र हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी है और दूसरा अरब सागर है। अब इस क्षेत्र के जो सदस्य देश हैं वो 13 देश हैं। इन सभी देशों ने कुल मिलाकर 169 नाम सुझाए हुए हैं। अब इनके सुझाए हुए नामों के अनुसार क्रमशः एक एक करके नंबर आता जाता है।
तो उस हिसाब से नाम पड़ता जाता है। अब ये देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और यमन है। तो इन 13 देशों के द्वारा नाम दिया जाता है। तो ताउते नाम की अगर अब प्रश्न आ जाता है कि ताउते नाम किसने दिया है, तो आपको याद रखना है कि म्यांमार ने दिया है। और यह किस प्रकार का चक्रवात था? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अब मैं आपको बताऊं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात मान लीजिए ये भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर है, तो यह किस प्रकार का, इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर यह दक्षिणी ध्रुव पर है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में शुरू की गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में व्यक्तिगत स्तर पर कितने किलोग्राम तक का गोल्ड बॉन्ड खरीदा जा सकता है? और इसका सही उत्तर है 4 किलोग्राम तक का। मतलब यह योजना 2015 में शुरू हुई थी और इस योजना का लक्ष्य यह था कि आपको सोना खरीदने की क्या जरूरत है, रिजर्व बैंक यह गोल्ड बॉन्ड जारी करता है, आप उसको खरीद लीजिए। और इसकी कीमत वही थी सोने की कीमत पर, इस पर आपको कुछ ब्याज भी मिलेगा। तो इसमें व्यक्तिगत स्तर पर कोई व्यक्ति कितना खरीद सकता है? 4 किलोग्राम। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट हो, अगर कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट जैसी संस्था है, तो वह कितना खरीद सकती है? वह 20 किलोग्राम तक का भी सोना खरीद सकती है। सोना नहीं है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया डाइवर्सिटी अवार्ड 2021 की पालतू प्रजातियों की संरक्षण की श्रेणी की विजेता हैं। इनका नाम है शाजी NM और जो कि भारत के केरल राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश को दी है? अब फीफा ने इसकी मेजबानी जो है बहुत पहले ही भारत को दे दी थी, और यह मेजबानी जो है इस समय दी गई थी, वह कोरोना का काल था और यह कोरोना काल में यह खेल होने वाला था। लेकिन इसको इस 2020 के खेल को टाला गया और टालते टालते इसका वर्ष कौन सा हो गया? 2022। अब 2022 में यह भारत में खेली जा रही है, जो कि 3 शहर हैं। पहला भुवनेश्वर है, दूसरा नवी मुंबई है और तीसरा जो है वह गोवा है। तो इन 3 शहरों में खेला जाएगा अक्टूबर महीने में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में आयोजित विश्व स्नूकर प्रतियोगिता 2021 के विजेता हैं। इसका सही उत्तर है मार्क सेल्बी। मार्क सेल्बी जो है 4 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। किस में रह चुके हैं? स्नूकर प्रतियोगिता में, ठीक है। और ये हैं कहाँ के? यह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से हैं। तो यह इंग्लैंड के ही निवासी हैं। और यह जो विश्व स्नूकर प्रतियोगिता है यह कहाँ होती है? यह जब भी होगी हमेशा इंग्लैंड में ही होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक हैं। इस किताब को लिखा है अवतार सिंह भसीन ने। पुस्तक का नाम है नेहरू तिब्बत और चीन। अवतार सिंह भसीन ने यह जो किताब लिखी है, इस किताब में मुख्यतः जो चर्चा है वह भारत की आजादी 1947 से लेकर के 1962 तक, जब भारत चीन युद्ध हो रहा था, उस समय की परिस्थितियों पर लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में प्रसिद्ध डार्विन का मेहराब प्राकृतिक रूप से ढह गया, यह किस द्वीप समूह में स्थित था? इक्वाडोर नाम की एक जगह है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब वहां उसी का एक हिस्सा है, ज्वालामुखी द्वीप समूह है, जो कि है गैलापागोस द्वीप समूह। यह गैलापागोस द्वीप समूह जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। अब इस गैलापागोस द्वीप समूह में जो डार्विन का मेहराब है यह भी हाल ही में गिर गया। और इस मेहराब का नाम डार्विन का मेहराब क्यों पड़ा? उसके पीछे वजह यह है कि जो डार्विन थे, जिन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, वह यहाँ बैठा करते थे और यहाँ पे अपना अध्ययन कार्य किया करते थे, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया। यह वो जगह है, यह वो मेहराब है जहाँ पे वो यहाँ कहीं पे बैठे रहा करते रहे होंगे। और वर्तमान में यह पिछले साल जो है यहाँ पे ये जो हिस्सा, इसका ऊपरी हिस्सा है, यह ढह चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक सच कहूं तो किस भारतीय अभिनेत्री की आत्मकथा है? और इसका सही उत्तर है नीना गुप्ता। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन प्रधानमंत्री का नाम है पेम्पा सेरिंग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कौन राजनेता तीसरी बार
नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और इनका नाम है केपी शर्मा ओली। यह नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2021 में आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए कौन सी नीति चलाई है? इस नीति का नाम है हीलिंग टच नीति। यह नीति आरबीआई ने चलाई थी जब कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था भारत की प्रभावित हुई, जो उसके आर्थिक दुष्प्रभाव हुए उससे उबरने के लिए, और उस नीति का नाम क्या रखा गया? हीलिंग टच। और इस नीति को किसने शुरू किया था? आरबीआई ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमॉर्ग लॉन्च किया है? यह जो सिमॉर्ग सुपर कंप्यूटर है, इसका दरअसल जो नाम है सुमॉर्ग नाम के एक पक्षी से बना है और इसे ईरान की राजधानी तेहरान में बनाया गया है और इसकी जो स्पीड है 0.56 पेटाफ्लॉप्स है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? परम सिद्धि। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है और इसका सही उत्तर है चीन। अब ये रोवर का नाम क्या है? इस रोवर का नाम चुरोंग है। देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका रोवर लेके मंगल ग्रह पर पहुंचा, उसके बाद दूसरा देश बना चीन। अब आपको याद आएगा कि मंगल ग्रह पर तो भारत भी पहुंच चुका है, यहां पे उसका नाम क्यों नहीं है? तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे रोवर की बात हो रही है और रोवर जो है, रोवर किसी ग्रह पर तभी उतर सकता है। रोवर एक ऐसा मशीन या रोबोट होता है जो कि किसी ग्रह या उपग्रह जैसे चंद्रमा पर या मंगल पर उतरकर वहां की सतह का अध्ययन करने के लिए इधर उधर वहां की जगह पर जाता है। तो यह तब पॉसिबल है जब वहां उस ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले वो देश कौन से हैं? एक तो इधर अमेरिका है और दूसरा ग्रह जो बना वो चीन बना, जिसने चुरोंग रोवर को वहां भेजा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जो भारत के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा प्रदान करता है और यह पोर्टल क्या है? इसका नाम है ई संजीवनी पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से भारत के कोई भी नागरिक हो वह निःशुल्क ऑनलाइन परामर्श वहां डॉक्टरों से ले सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात यास का नामकरण ओमान द्वारा किया गया और फारसी मूल के इस शब्द यास का अर्थ होता है और इसका अर्थ होता है चमेली। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, एक दूसरा चक्रवाती तूफान था और उस चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? ताउते। यह ताउते तूफान जो था यह भी उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था और यास भी। ताउते का नाम आपको याद होगा, किसने रखा था? म्यांमार ने रखा था। और यास का नाम किसने रखा है? यास का नाम ओमान ने रखा है। और यह जो शब्द है यास, यह फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चमेली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन के बारे में एक दो बातें समझ लीजिए कि यह सन 70 के दशक का पर्यावरण आंदोलन था और यह आजाद भारत का पहला पर्यावरणीय आंदोलन था। और इसमें क्या था? चमोली जिले की एक महिला थी गौरा देवी, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें वहां के पेड़ों को कटने से बचाने की मुहिम शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है केरल, पहले स्थान पर है। और अगर अंतिम स्थान की बात की जाए तो अंतिम स्थान पर बिहार का स्थान है। अब यह जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 है, यह किस लिए बनाई गई है? नीति आयोग यह क्यों जारी कर रहा है? तो नीति आयोग इसे जारी कर रहा है जिसके पीछे मुख्य वजह यह है कि वह सतत विकास लक्ष्यों के लिए, जो वैश्विक सतत विकास लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति की दिशा में भारत के सभी राज्यों का कौन सा स्थान है, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उसकी जानकारी
इस इंडेक्स के माध्यम से लोगों तक हो सके। अगला प्रश्न है, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, पिछले साल इजराइल के प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं और उनका नाम है नफ्ताली बेनेट। ठीक है, अगला प्रश्न, जून 2021 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और ये 2022 नहीं है 2021 है, ठीक है, शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय संस्थान शामिल हैं। मतलब कितने ऐसे भारतीय संस्थान हैं जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शामिल हैं? तो इसमें भारत के 22 संस्थान हैं। और अगर बात की जाए कि इसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो वह है अमेरिका का MIT विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश है, दुनिया का पहला देश है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। और यह बिटकॉइन क्या है आपको पता ही होगा, डिजिटल करेंसी है जिसे हम वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राज्य जिसे एनीमिया मुक्त सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है, पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? और इसका नाम है केरल। केरल राज्य ने इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य में जो ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं और जिन्हें अभी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, उस दिशा में कुछ प्रयास किए जा सके, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। अगला प्रश्न है, जून 2021 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्र को। अगला प्रश्न है, अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका जून 2021 में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे चुके हैं? और इसका सही उत्तर है मॉरिशस। जो अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं यह मॉरिशस देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनका संबंध कहां से है। बिल्कुल, यह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की वह महिला पत्रकार जिन्हें जून 2021 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, इनका नाम है मेघा राजगोपालन। यह भारतीय मूल की महिला है, लेकिन यह जो पत्रकार हैं वह अमेरिका में ही हैं। और यह पुलित्जर पुरस्कार भी वर्ष 1917 से दिया जा रहा है और अमेरिका का पुरस्कार है, वहां की कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 क्रमशः पुरुष एकल श्रेणी तथा महिला एकल श्रेणी के विजेता हैं। तो पुरुष एकल श्रेणी में जो विजेता हैं वो नोवाक जोकोविक हैं, जो कि सर्बिया के हैं। और अगर महिला की बात करें तो बारबोरा क्रेजसिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, यह महिला एकल की विजेता है। अब दोनों का देश भी पूछ सकता है कि भाई सर्बिया के हैं कौन है? नोवाक जोकोविच। चेक गणराज्य की हैं कौन है? बारबोरा क्रेजसिकोवा। अब यह जो फ्रेंच ओपन की बात आ रही है, तो फ्रेंच ओपन के बारे में बता दूं, यह पेरिस में खेला जाता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसका जो ग्राउंड होता है, जो कोर्ट होता है, वह मिट्टी का होता है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में पेरिस में आयोजित विश्व कप चरण 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम कर विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। और इसका सही उत्तर है दीपिका कुमारी, जो कि झारखंड की हैं। अगला प्रश्न है, 23 जून 2021 को पहली बार खेले गए, कब खेला गया है, कितनी बार खेला गया है? अभी पहली बार ही खेला गया है। 23 जून 2021 को पहली बार खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम है। अभी पिछले साल 23 जून को मतलब इसका फाइनल हुआ है और उसकी विजेता है न्यूजीलैंड। अब उप विजेता कौन है? इसकी उप विजेता टीम है भारत। यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वर्ष 2019 में शुरू हुआ था और 2019 से लेकर यह चलता रहा और इसका फाइनली कब हुआ? 23 जून को हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है,
टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम के लिए आधिकारिक थीम सॉन्ग किसने कंपोज किया है? और इसका सही उत्तर है मोहित चौहान ने कंपोज किया है, और जिसके बोल हैं तू ठान ले। अब ये तो बात हो गई थीम सॉन्ग की। इस प्रश्न में देखिए 2020 लिखा है टोक्यो ओलंपिक। इस बात को मैं बार बार याद दिलाना चाहूंगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 लिखा है तो इसका मतलब यह 20 में नहीं हुआ था, याद रखिएगा 21 में हुआ था। और अगर कभी पूछे कि टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था तो आपको बताना है 2021 में हुआ था। और कहां पे हुआ था तो इसके नाम से ही जाहिर है कि टोक्यो में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित रायटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 में समाचार में विश्वास की श्रेणी, कौन सी श्रेणी है? समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत का विश्व में स्थान है। इसमें भारत का 31वां स्थान है। अब इसमें पहला स्थान क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? अब यहां पे देखिए, प्रश्न को पहले मैं जवाब बता देता हूं। इसका सही जवाब है आइसलैंड, जो कि शीर्ष स्थान पर है। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 135वां स्थान है। अब देखिए, इसको जारी करता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और यह सूचकांक का नाम क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, और इसमें पहला स्थान है आइसलैंड और भारत का 135वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई आधुनिक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी की मारक क्षमता है? किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है। यह किस पीढ़ी की है? अत्याधुनिक नई पीढ़ी की है, और यह परमाणु सक्षम भी है। और यह किस प्रकार की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर की है। और इसका जो परीक्षण है यह कहां पर किया गया था? तो उड़ीसा के, यानी कि ओडिशा के बालासोर तट पर, जो अब्दुल कलाम जी के नाम पर एक द्वीप है, वहां पर किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया एम योगा ऐप वर्तमान में किन भाषाओं में उपलब्ध है? तो आप देखिए कि एम योगा ऐप जो है लॉन्च किया गया है, इसमें 3 भाषाएं, अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच भाषा में यह ऐप उपलब्ध है। लेकिन बात यह है कि जो यूएन की भाषाएं हैं, कुल 6 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जल्द ही ट्रांसलेशन उपलब्ध होगा। तो जिसमें से आप देखिए कि फ्रेंच में तो उपलब्ध है ही, इंग्लिश में उपलब्ध है ही, तो अभी 4 भाषाएं और बची हैं। और कुल 6 भाषाएं वो कौन सी है यूएन की जो है? पहला है अरेबिक, दूसरा है चाइनीज, तीसरा है इंग्लिश, चौथा है फ्रेंच, 5वां है रशियन और 6वां है स्पेनिश। तो बची हुई भाषाओं में जल्द ही अनुवाद होगा, लेकिन फिलहाल अभी 3 भाषाओं में है, अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, इसका फाइनल का विजेता टीम कौन थी? न्यूजीलैंड थी। तो इसके जो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं वह भी न्यूजीलैंड के हैं, काइली जेमिसन। और काइली जेमिसन कौन है? बॉलर हैं, वो बॉलिंग करते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रसिद्ध पत्रकार ने जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइस पुरस्कार 2021 जीता है? और इसका सही उत्तर है पी साईनाथ ने यह पुरस्कार जीता है। पी साईनाथ जो है 2007 में उन्हें एक पुरस्कार और मिला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जिसे कि हम रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहते हैं, जिसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अन्य देशों के टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को शेयर किया है? मतलब कि भारत में जो कोविन प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ही जो कोविड वैक्सीनेशन है उसका स्लॉट बुक किया जा रहा था, और यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसी प्लेटफॉर्म का उपयोग अन्य देशों के लिए भारत ने उपलब्ध कराया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 को न्यूजीलैंड ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली
ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में चुना है? और इसका सही उत्तर है लॉरेन हबर्ट को चुना है। लॉरेन हबर्ट जो है वो पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। अगला प्रश्न है 21 जून 2021 को मनाए गए 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम है बी विद योग बी एट होम। यह थीम इसलिए थी क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा था और घर में रहना लोगों का बहुत जरूरी था और लोगों का मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से संतुलन बना रहे, उसके लिए बी विद योग मतलब योग का सहारा भी लेने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम किस शहर में दिव्यांग खेल केंद्र खोलने की घोषणा हुई है? तो यह घोषणा हुई है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है दुनिया के पहले एंटीवायरस और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकफी के निर्माता, मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक है जिसका नाम है मैकफी, इसके निर्माता का भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जॉन डेविड मैकफी। ठीक है। अगला प्रश्न 10 जून 2021 को बीएचयू की वह कथक नृत्य शिक्षिका जो कथक में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बनी है और इनका नाम है डॉक्टर विधि नागर, जो कि बीएचयू में है, क्या है, कथक नृत्य शिक्षिका भी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जहां वोट वहां वैक्सीन, यह अभियान का संबंध जो है वह किस राज्य से है? यह भारत के दिल्ली से राज्य से संबंधित है। अरविंद केजरीवाल जी ने यह अभियान शुरू किया था जिसका सीधा मतलब यह था जहां वोट जहां वैक्सीनेशन का सीधा मतलब यह था कि जहां जहां पर लोग मौजूद हैं ऐसी हर जगह पर वोटर कौन होगा? इंसान होंगे। जहां जहां लोग मौजूद हैं वहां हर जगह वैक्सीनेशन उपलब्ध हो सके। अगला प्रश्न है भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? और इसका सही उत्तर है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। अगला प्रश्न किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? और इसका सही उत्तर है केरल राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। 8 जून 2021 को 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत किस संस्थान के द्वारा की है? नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की थी और ये 112 आकांक्षी जिलों में की गई थी। ये आकांक्षी जिले कौन हैं? ऐसे देश भर से 112 जिलों को चुना गया था जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए आकांक्षी जिलों से इनका नाम बनाया गया था और उनके लिए अलग से कार्यक्रम भी चल रहे थे। तो इसी दौरान इन्हीं 112 जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान जो शुरू किया गया यह कोरोना से संबंधित था, वहां पे सुरक्षा के संदर्भ में यह अभियान शुरू किया गया था। अगला है अमेरिका की सीओ वर्ल्ड मैगजीन द्वारा जारी की गई टॉप 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में दिल्ली एम्स मेडिकल कॉलेज ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? कौन सा मेडिकल कॉलेज है? दिल्ली एम्स मेडिकल कॉलेज है और इसकी दुनिया में 23वीं रैंक हासिल हुई है। किस मैगजीन में? सीओ वर्ल्ड द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, क्या है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB पहल लॉन्च की है? और इसका सही उत्तर है भूटान। भूटान ने भारत के साथ में यह TIWB पहल जो लॉन्च की है, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो वहां पे जो राजस्व से संबंधित जो लेखा कार्य है, लेखा वाला कार्य है, उसके मामले में जो तकनीकी है उस तकनीकी को आपस में एक दूसरे से साझा कर सके, इसीलिए इसका नाम भी है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को किस नाम से जाना जाता है? इसे B.1.617.2.1 नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें और बताऊं तो इन वेरिएंट्स को कहा जाता है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। कौन कौन से वेरिएंट्स हैं अभी तक में कोरोना के जिन्हें वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहा गया है? एक तो था अल्फा जिसे B.1.1.7 से जाना गया। यह कहां मिला था? यह यूके में मिला था। कब मिला था? सितंबर 2022 में मिला था। उसके बाद आया बीटा। बीटा का B.1.351, यह कहां मिला? यह दक्षिण अफ्रीका में मिला। उसके बीटा के बाद क्या आया? गामा। गामा का क्या था? B.1.1
0.28.1। दरअसल इसका ये नाम नहीं है, इसको P.1 भी कहा जाता है, ये ज्यादा उचित है, P.1। ठीक है, उसके बाद आया डेल्टा। डेल्टा का नाम क्या था? B.1.617 और इसके बाद भी 0.2 भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये कहाँ मिला था? भारत में मिला था। उसके बाद ये सारे जो मिल रहे थे 2020 के हैं, 2021 में मिला एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कौन सा वेरिएंट ऑफ कंसर्न? ओमिक्रॉन मिला, जिसे B.1.1.529 कहा गया। यह दक्षिण अफ्रीका में मिला था। यह कब मिला था? 23 नवंबर 2021 को मिला था। अब ये बात होती कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है? वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इनको शॉर्ट में क्या कहा गया है? BOC। इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये ऐसे वेरिएंट हैं जो चिंता की बात है जिनके लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, बहुत ज्यादा तेजी से फैलते हैं और यह काफी प्रभावी रहते हैं। प्रभावी का मतलब क्या होगा? कि दुष्प्रभावी रहेंगे, मतलब हमारे लिए हानिकारक होने की संभावना इनकी ज्यादा रहेगी, और हमने देखा भी है हमारे लिए कितने हानिकारक थे। अगला प्रश्न है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका रॉकेट विकसित किया गया। किसने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? DRDO। DRDO ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो लॉन्च किया पिनाका नाम से। इस पिनाका के बारे में बताऊं तो एक पिनाक नाम का शिव जी का धनुष था, उस पिनाक नाम के शिव जी के धनुष से ही यह नाम पड़ा पिनाका। और एक और खास बात बताऊं कि इस पिनाका नाम के मल्टी बैरल जो रॉकेट लॉन्चर है, इसने एक बहुत ही बढ़िया काम किया था। क्या काम किया था? जो कारगिल का युद्ध हो रहा था, इस कारगिल के युद्ध में उसने पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। बहुत बढ़िया, शानदार रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, अगला प्रश्न, गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाने और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की है? इस अभियान का नाम है गहरे समुद्र अभियान। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है कि गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाया जा सके, किस प्रकार के संसाधन हैं और किस तरह से हमारे काम आ सकते हैं आगे चल के। अगला प्रश्न है, भूमिगत खानों, अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों, हवाई जहाज, अनुसंधान प्रयोगशालाओं जैसे स्थानों में ऑक्सीजन गैस की सांद्रता का पता लगाने के लिए क्या विकसित किया गया है? हाल ही में नैनो रॉड्स आधारित ऑक्सीजन सेंसर विकसित किया गया है, जिससे यह पता चल सके कि इन सब स्थानों पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा मौजूद है और कितनी होनी चाहिए। इन सब का अंदाजा और कैलकुलेशन लग सके। जैसे कि खदानों में, खासकर जो भूमिगत खदानें होती हैं, वहां मजदूरों के साथ ऑक्सीजन की समस्या हो जाती है जो वहां पे खुदाई कर रहे होते हैं, तो इस बात की जानकारी लग सके कि वहां कितनी ऑक्सीजन है, कितनी उपलब्धता है। अगला प्रश्न है, भारत में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य है। भारत में मगरमच्छ की तीनों प्रजाति उड़ीसा राज्य में मिली हैं, जिसमें भी वह जो जिला है, एक ही जिला है जिसका नाम है केंद्रपाड़ा जिला। अब ये तीनों मगरमच्छ किस प्रकार के हैं? एक तो है मीठे पानी का घड़ियाल, एक होता है जिसे कहते हैं मगर, और तीसरा है खारे पानी का मगरमच्छ। ये तीन प्रकार के होते हैं, जिन्हें कहाँ मिला है? हमें उड़ीसा मिला है, और जिसका जिला कौन सा है? केंद्रपाड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 2 वन क्षेत्रों देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिला में है, और रेमोना राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पे है? कोकराझार में है, को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा रेमोना राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पे है? असम में है। और असम के आपने कौन कौन से जिले? इसका तो देख लिया, पटकाई राष्ट्रीय उद्यान का डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, और रेमोना राष्ट्रीय उद्यान का जिला कौन सा है? कोकराझार। और राज्य की बात की जाए तो ये दोनों ही असम में है। अगला प्रश्न, इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? हाल ही में इब्राहिम राइसी ईरान के पिछले साल राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, और इब्राहिम राइसी ना सिर्फ राष्ट्रपति वहां के निर्वाचित हुए हैं, इसके पहले, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पहले वहां के चीफ जस्टिस भी थे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित हैं फ्रांसीसी लेखक हैं जिनका नाम है
डेविड डियोप। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में महासचिव के पद के लिए किसे अपने दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है? एंटोनियो गुटेरस को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है, जो कि पुर्तगाल के हैं, और इन्हें 2022 से 2022 1 जनवरी से 2026 की 31 दिसंबर इन समय के लिए चुना गया है। इसके पहले इनका पहला कार्यकाल कब से शुरू हुआ था? तो इनका पहला कार्यकाल 2017 से शुरू हुआ था, तो लगातार इनका यह दूसरा कार्यकाल है। अगला प्रश्न है, जून 2021 को किसने माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन का पद संभाला है? माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन का पद संभालने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जिनका नाम है सत्या नाडेला। और इनके खास बात बताऊं तो 2014 से यह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पहले से ही थे, तो इन्होंने सीईओ के बाद अब कौन सा पद संभाला है? चेयरमैन का पद संभाला है। अगला प्रश्न है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। इसके पहले यह सीआरपीएफ के महानिदेशक भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना सेज पोर्टल का संबंध, पोर्टल का नाम क्या है? सेज पोर्टल का संबंध किससे है? यह जो पोर्टल शुरू किया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया है, उनकी देखभाल के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। और यह मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ मिलकर भारतीय चुनावों से जुड़े रोचक तथ्यों और कानूनी प्रावधान की जानकारी देने के लिए लॉन्च किया है आम चुनाव 2019 एक एटलस। इस नाम से किताब लॉन्च की गई है और इसमें जो बातें कही गई हैं, मतलब क्या नाम है? आम चुनाव 2019 एक एटलस। इसमें आप इस प्रश्न को देखिए तो एक चीज और मिल रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, ये भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद इनके साथ दो चुनाव आयुक्त और हैं, एक तो राजीव कुमार हैं, दूसरा अनूप चंद्र पांडे हैं। तो यह जो आम चुनाव 2019 से एक एटलस है, इसमें क्या जानकारी मिलती है? एक तो भारतीय चुनाव से जुड़े हुए जो रोचक तथ्य हैं, हमें वो जानकारी मिलेगी, और दूसरे जो कानूनी प्रावधान है, जो चुनाव से संबंधित कानूनी प्रावधान है, वह हमें जानने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रिपेन लड़ाकू विमान किस देश से संबंधित है? इसका संबंध स्वीडन से है। पिछले साल स्वीडन के जो रक्षा मंत्री हैं, इन रक्षा मंत्री ने भारत के सामने प्रस्ताव पेश किया कि आप हमारा लड़ाकू विमान ग्रिपेन खरीद लीजिए। इस ग्रिपेन लड़ाकू विमान को आप खरीद लीजिए, आपकी सेना और मजबूत हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पहला ऐसा गांव बना है जिसने 100% बिल्कुल 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण किया है? और यह गांव है बेयान, और यह कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही आपने पिछले सेशन को प्यार दिया था, इस सेशन को भी आप प्यार देंगे और यह बहुत ही आपके काम आएगा। जल्द ही मिलते हैं हम तीसरे सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।